श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायतला वाराणसी कक्षा 9 विषय रसायन विज्ञान पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। भाग 4 भाग 3 तक आपको पढ़ाया गया है। भाग 3 में तत्वों का वर्गीकरण पढ़ाया गया था। तत्वों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें जो है तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला धातु है, दूसरा अधातु है, तीसरा उपधातु है। धातु की जो अंग्रेजी होती है मेटल्स, METALS। अधातु की अंग्रेजी होती है नॉन मेटल्स, NONMETALS। उपधातु की अंग्रेजी मेटलॉइड, METALLOID, मेटलॉइड। तो धातु के विषय में आपको बताया गया था, इसका परिभाषा उदाहरण क्या होता है। तो सुन लीजिए आप, धातु क्या होते हैं। ऐसे तत्व या पदार्थ जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं तो उसे धातु कहते हैं। धातुओं के निम्न गुण होते हैं। धातु कठोर होते हैं, धातु में चमक होती है, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सब जो है पहचानने का लक्षण होता है। जैसे आप लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातु ही है, इसको जानते ही हैं। दूसरा है अधातु। आज जो है अधातु की परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। अधातु क्या है? नॉन मेटल्स। अधातु परिभाषा देखिए, ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो उसे अधातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो उसे अधातु कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जो तत्व तो इस समय जो है 118 होते हैं, उसमें कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके जो है ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो उसे अधातु कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए आप 1 रुपये ले रहे हैं तो जो है ऋण हो जाता है। इसी तरह से अधातुएं में इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करते हैं तो उस पर ऋणात्मक आयन, जब देते हैं तो धनात्मक आयन होता है। वैसे भी सामान्य भाषा में जो पैसा देता है वो धनी होता है, जो पैसा लेता है वो ऋणी होता है। तो आगे है जैसे, तो अधातु के तमाम उदाहरण है। क्लोरीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये सब जो है सब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अधातुएं ही हैं। उदाहरण 2-3 देखिए, आप उसको समझिए। पहला है क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यहाँ देखिए प्लस यह प्रदर्शित कर रहा है कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ रहा है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया यानी ऋणी हो गया, इसलिए इस पर जो है इस पर 1 ऋण आवेश आता है। इसे क्लोराइड आयन कहते हैं, क्लोराइड ऋण आयन भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, ऐसा उदाहरण लीजिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन पर जो है 2 माइनस आ जाते हैं। तो इसे जो है जब 2 माइनस आते हैं तो इसे कहेंगे ऑक्साइड आयन या ऑक्साइड ऋण आयन। तीसरा उदाहरण, नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस पर 3 माइनस आते हैं, इसलिए इसे जो है नाइट्रोजन आयन या नाइट्रोजन ऋणात्मक आयन कहते हैं। अब आगे है कि ऐसे ही जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उतने ही ऋण आवेश आता है। देखिए पहले में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए 1 ऋण आवेश, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसलिए 2 ऋण आवेश, तीसरे में 3 इसलिए इससे 3 ऋण आवेश आता है। इस तरह से 4-5 आप करते जाएंगे, लेकिन जो है मैक्सिमम 3 तक ही होता है। अधातु के गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अधातुओं के निम्न गुण होते हैं। अधातुओं के निम्न गुण होते हैं। पहला है
ये विभिन्न रंगों की होती है। जैसे सल्फर देखेंगे पीले रंग का होता है। सल्फर आप लोग जो है खेत में छिड़कते हैं देते हैं। फास्फोरस सफ़ेद रंग का होता है। सल्फर फास्फोरस एक खेत में भी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसका रंग देखें, सल्फर का रंग पीला होता है, फास्फोरस का सफ़ेद होता है। दूसरा है इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है। अधातुएं जो है चमकता नहीं है। तीसरा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का अर्थ है इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं। ऐसे तत्व जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न होता हो उसे वह तत्व कुचालक होता है। कुचालक में जैसे आप लोग देखते हैं लकड़ी है, पत्थर है, सब भी होते हैं। कुछ उसमें अधातुएं भी होते हैं जैसे सल्फर फास्फोरस आदि। चौथा है ये चमकीली नहीं होती, यानी चमकता नहीं है। तीसरा वाला धातु पढ़े, दूसरा उपधातु अधातु पढ़े, तीसरा उपधातु पढ़ेंगे। मेटल वाइड METALLOID। उपधातु में ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों गुण रखते हैं तो उसे उपधातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों गुण रखते हैं तो उसे उपधातु कहते हैं। आप लोग धातु भी पढ़े अधातु भी पढ़े। माने ऐसा तत्व हो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता हो और इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता हो तो उपधातु कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य उपधातुओं में कुछ उपधातुओं में जो है थोड़ी बहुत विद्युत धारा बहती भी है और नहीं भी बहती है। तो जो है यानी उपधातु विद्युत के कुचालक और सुचालक दोनों गुण रखते हैं। कुचालक और सुचालक दोनों गुण रखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये बोरान है, बोरान का संकेत B होता है। सिलिकॉन है Si, जर्मेनियम है Ge। ये तीनों जो तत्व हैं उपधातु हैं तत्व। ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन बना सकते हैं। तो ये जो है उपधातु कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे यौगिक कंपाउंड की परिभाषा क्या होती है। आप लोग पदार्थ के बारे में पढ़े हैं। पदार्थ जो है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में धातु पढ़े, धातु पढ़ लिए। धातु के जो है ये तत्व पढ़े, तत्व और यौगिक। तत्व के 3 भाग होते हैं, धातु, उपधातु, धातु अधातु और उपधातु। और धातु के बारे में पढ़ लिया। अब यौगिक के बारे में पढ़िए। यौगिक किसे कहते हैं? कंपाउंड COMPOUND। शुद्ध समांगी पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है तो उसे यौगिक कहते हैं। पुनः परिभाषा देखिए। शुद्ध समांगी पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है तो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ देखिए, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो जल के एक अणु का निर्माण, एक अणु या जल के एक यौगिक का निर्माण करता है। जल एक यौगिक है, कंपाउंड। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर के जल के एक अणु का निर्माण किए। अब हाइड्रोजन भार के अनुपात में लेंगे तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 2 × 1, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 संबंधी 16 आ गया। इसे सरल अनुपात में भाग देंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। तो 1 संबंधी 8 के अनुपात 1 संबंधी 8 के निश्चित अनुपात में जब संयोग करेंगे तो जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। दूसरा उदाहरण है
सोडियम और क्लोरीन जब आपस में संयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम को है यानी सोडियम क्लोराइड, इसे साधारण भाषा में नमक कहते हैं। नमक के एक अणु का निर्माण कर सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और क्लोरीन का 35.5, यानी कहने का तात्पर्य 23 संबंधी 35.5 के अनुपात में संयोग करते हैं तो नमक के एक अणु का NaCl के एक अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार देखेंगे, ग्लूकोज का लेंगे, कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु आपस में इस निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं, C6H12O6, या इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। तो अब जो है एक कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ये 6 है, 6 संबंधी 12 संबंधी 6, इसे एक सरल अनुपात में देंगे तो 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6, 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में जो है ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है। यौगिकों की विशेष, इसके आगे पढ़ेंगे। यौगिक की परिभाषा आप देखें, यौगिक के उदाहरण देखें। यौगिक की विशेषता क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, यौगिकों की विशेषताएं। यौगिकों की निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, प्रत्येक यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनता है। दूसरा है, प्रत्येक यौगिक समांग होता है। तीसरा देखेंगे, यौगिक के बनने में प्रकाश, उष्मा, विद्युत आदि की आवश्यकता होती है। या तो प्रकाश की आवश्यकता होगी या तो उष्मा या विद्युत आदि की आवश्यकता होती है। किसी एक कंडीशन में ही यौगिक का निर्माण होता है। चौथा है, यौगिक का निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। यौगिक का निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। कोई भी यौगिक है, जैसे मान लीजिए नमक है, जल है, जल, तो जल लेंगे तो जल जो है द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में क्वथनांक का अर्थ है जब जल को हम उष्मा देते हैं या गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस जब पहुंचता है तो यह जो है उबलने लगता है। यानी इसका क्वथनांक, जिस ताप पर कोई भी द्रव जो है उबलने लगता है वहीं उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। यानी जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री। गलनांक, जल जो बर्फ के रूप में होता है, बर्फ होता है, वह जो है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से अधिक ताप पर जैसे ही पहुंचता है तो ये जो बर्फ है वह गलने लगता है। और जो है 0 से अधिक ताप जब लेंगे तो जो है बर्फ पिघलकर द्रव में बदलता है, इसलिए बर्फ का गलनांक 0 से अधिक ताप होता है। पांचवा, यौगिक के गुणधर्म अपने मूल तत्वों के गुणधर्मों के से सर्वथा भिन्न होते हैं। सर्वथा भिन्न होते हैं। आगे इसके आगे आप लोग को अगले दिन पढ़ाया जाएगा।